देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस खाई में गिरी, 3 की मौत, 24 घायल। जम्मू 13 जुलाई। भाषा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को एक बस सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 10:30 बजे भाट्यास के पास हुई, जब निजी मिनी बस भालेसा से थौथरी की ओर जा रही थी। अधिकारियों ने कहा कि बचाव कर्मियों ने मौके पर ही एक महिला को मृत पाया, जबकि एक अन्य महिला और बस के चालक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान बशीरा बेगम 50, सलीमा बेगम 55 और ड्राइवर मोहम्मद आसिफ 25 के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। बचाव अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने कहा कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। PTITSIGT अखनूर इलाके में बड़े पैमाने पर आतंकी तलाश अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि क्षेत्र में 3 हथियारबंद व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू जिले के अखनूर के सीमावर्ती इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक कल देर रात जम्मू राजौरी राजमार्ग के साथ गुरापाटन इलाके में 3 हथियारबंद लोगों को देखा गया। उन्होंने पोल्ट्री फार्म के बाहर एक स्थानीय निवासी से संपर्क किया और कॉल करने के लिए पानी और मोबाइल फोन की मांग की। निवासी को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। जवाब में आज सुबह अखनूर सीमा क्षेत्र में चिनाब नदी के पास गुडापाटन और कानाचक इलाकों में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को शामिल करते हुए एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। आसपास के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में संबंधित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना। सुरक्षा बलों ने चल रहे अभियान के तहत कृषि क्षेत्रों, गांवों और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है क्योंकि अधिकारी इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। असम में 1000 से अधिक मुस्लिम परिवारों को रेलवे भूमि से बेदखल कर दिया गया, लेकिन उनके हिंदू पड़ोसियों को नहीं। 6 जुलाई की सुबह जैसे ही सूरज निकला, मामोनी बेगम ने असम के जागीरोड में अपनी गीली स्कूली पाठ्यपुस्तकें रेलवे ट्रैक पर सूखने के लिए रख दी। अब करीब 2 सप्ताह से 10वीं कक्षा की छात्रा और उसके परिवार के सदस्य तिरपाल की चादर के नीचे रह रहे हैं और भारी बारिश से किताबें और कपड़े भीग रहे हैं। उनके चारों ओर उनके पूर्व घर का मलबा है, जो बंद पड़ी रेलवे लाइन के पास सिलभंगा पहाड़ी की तलहटी में 40 वर्षों से खड़ा था। 24 जून को मोरीगांव जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दी गई सैकड़ों अन्य आवासीय इमारतों में से एक टिन की छत वाला घर भी था। बेदखली निवासियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगभग 8000 लोगों को बेघर कर दिया गया है। निवासियों के अनुसार सिलभंगा गांव की इस बस्ती में लगभग 1500 परिवार 4 दशकों से रह रहे थे। जिला अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बेदखल कर दिया गया क्योंकि वे रेलवे भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमणकर्ता थे। मामोनी ने कहा, हम यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। मेरे नाना यहीं रहते थे। मेरी माँ का जन्म इसी घर में हुआ था। मैं और मेरे भाई यहीं रहते थे, लेकिन अब हमारे पास जाने के लिए कोई जमीन या जगह नहीं है। मामोनी के घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर अन्य इमारतों के मलबे के बीच घरों का एक समूह, एक स्कूल, एक मंदिर और एक आश्रम खड़ा है। 10वीं कक्षा के छात्र ने संरचनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, वे हिंदू परिवारों के आवास हैं, लेकिन वे अभी भी खड़े हैं। मंदिर और आश्रम भी रेलवे की जमीन पर हैं। उन्हें क्यों नहीं गिराया गया? बस्ती के कई अन्य निवासियों ने भी आरोप लगाया कि बंगाल मूल के मुस्लिम परिवारों को अलग कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तोड़े गए लगभग सभी घर मुस्लिम परिवारों के थे, जबकि एक काली मंदिर अभी भी जमीन पर बना हुआ है, उसके आसपास के घरों को गिरा दिया गया है। उन्होंने दशकों पुराने मदरसे को ध्वस्त कर दिया और मस्जिद की दीवार तोड़ दी, लेकिन काली मंदिर और आश्रम को नहीं छुआ। 52 वर्षीय अबुल काशिम, एक अन्य निवासी जिसका घर ध्वस्त हो गया था, ने कहा। 45 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम महिला मोनूवारा बेगम ने सरकार की कथित चयनात्मक कार्रवाई पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। असम सरकार हमें वंचित और प्रताड़ित क्यों करती है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मुसलमान हैं? उसने पूछा। कई निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि विध्वंस तब भी किया गया था जब गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उस सुबह अभियान पर स्थगन आदेश जारी किया था। मोरीगांव के डिप्टी कमिश्नर देवाशीष शर्मा ने स्क्रॉल को बताया कि दोपहर में ड्राइव रोक दी गई,
जब उन्हें कोर्ट के आदेश की हार्ड कॉपी दी गई। नगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि विध्वंस भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को वोट न देने के लिए मुसलमानों को दंडित करने का एक उदाहरण है। जागीरोड से विधायक पीयूष हजारिका समेत कई भाजपा नेताओं ने कुछ सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पार्टी ने बोरदोलोई के आरोप से इनकार किया है। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख भावेश कैता ने कहा, अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया जाना चाहिए और इसका मतदान से कोई संबंध नहीं है। प्रद्युत बोरदोलोई जैसे नेता अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं और चाहते हैं कि यह जगह बांग्लादेशी मूल के लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड बने, लेकिन बीजेपी इसकी अनुमति नहीं देगी। एक खदान और एक मिल। 40 साल पहले जगीरोड कस्बे के पास एक बस्ती बसी थी। खदान और नागांव पेपर मिल का स्वामित्व हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के पास है। खदान और मिल दोनों अब बंद हो गए हैं, लेकिन 1980 के दशक में वे रोजगार का एक आकर्षक स्रोत थे, निवासियों ने याद किया। बाढ़ और नदी के कटाव के कारण अपने घर खोने के बाद कई परिवार मोरीगांव और नागांव जिलों में ब्रह्मपुत्र के करीबी इलाकों से पलायन कर गए थे और सिलभंगा पहाड़ी की ढलानों और तलहटी में बस गए थे। उदाहरण के लिए मामोनी के दादा जमाल शेख 45 किलोमीटर दूर लहरी घाट से खदान में काम करने के लिए चले गए, क्योंकि जिस जमीन पर उनका घर था वह नदी के कारण नष्ट हो गई थी। उन्होंने एक टिन की छत वाला घर बनाया जो अंततः मामोनी, उनकी 3 बहनों और मां का घर बन गया। गांव के एक अन्य निवासी जुलहास अली अहमद ने कहा, नदी ने हमें तोड़ दिया, जिसके बाद हमने सिलभंगा पहाड़ी की ढलान पर रेलवे की परित्यक्त और बेकार जमीन पर एक अस्थायी घर बनाया। हम लगभग 40 वर्षों तक यहाँ रहे। 1980 में यहाँ आए निवासियों में से एक 64 वर्षीय हजरत अली ने कहा, हम में से कई लोगों को पत्थर की खदान में या पेपर मिल में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम मिला। मिल 2017 में बंद हो गई। निवासियों ने कहा कि खदान पहले भी बंद हो चुकी थी। जैसे जैसे काम दुर्लभ हो गया, कई निवासी पास के शहरों और कस्बों में चले गए, लेकिन हम सभी यहीं रहते रहे, अली ने कहा, जिसका घर 24 जून के विध्वंस अभियान में ढहा दिया गया था। जेसीबी चल रही है। 12 जून को उत्तर पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने अधिकांश परिवारों को औपचारिक बेदखली नोटिस जारी किया और उन्हें 7 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा। निवासियों ने कहा कि अधिकारियों ने 14 जून को कई शेडों, घरों और पेड़ों पर नोटिस चिपकाया। बस्ती के हिंदू निवासियों ने कहा कि उनके घरों पर कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया था। स्क्रॉल द्वारा देखे गए नोटिस में सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली अधिनियम 1971 के अनुसार क्षेत्र के सभी निवासियों को रेलवे भूमि खाली करने के लिए कहा गया था, क्योंकि रेलवे प्राधिकरण ने स्थान पर विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। 24 जून को मोरी गांव के डिप्टी कमिश्नर देवाशीष शर्मा, जिला पुलिस प्रमुख, 200 पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों और 11 जेसीबी के साथ सिलभंगा पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक सिलभंगा इलाके में रेलवे की 200 बीघे यानी 124 एकड़ जमीन पर करीब 1500 परिवार रह रहे थे। बंगाल मूल के मुस्लिम निवासियों। बस्ती के किनारे पेपर मिल के करीब 42 वर्षीय महिला सुमिला मेधी ने कहा। इसी तरह शंकरदेव विद्या निकेतन स्कूल के पास 40 हिंदू घर और खदान के पास पश्चिमी तरफ 60 परिवार हैं। शर्मा ने स्क्रॉल को बताया, भूमि रिकॉर्ड के अनुसार यह रेलवे की भूमि है और रेलवे ट्रैक इसका प्रमाण है। हमें जमीन खाली करने का आदेश मिला था। हम तुरंत काम शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कई घोषणाएं की और निवासियों से खुद ही घर तोड़ने के लिए कहा। जब हमने देखा कि कुछ लोग अड़े हुए हैं, तो हमने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। दोपहर करीब 1 बजे यह अभियान 2 घंटे तक जारी रहा। तब तक बस्ती के सभी मुस्लिम घरों को ढहा दिया गया था। हिंदू, नेपाली और तिवा परिवारों के कई घरों को नहीं तोड़ा गया, तब भी जब वे मुस्लिम घरों के पास खड़े थे। तिवा एक जनजाति है जो असम और मेघालय के कई क्षेत्रों में रहती है। पक्षपात के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर डिप्टी कमिश्नर शर्मा ने स्क्रॉल को बताया, हम उनके घरों को ध्वस्त नहीं कर सकते। कुछ हिस्सों में बहुसंख्यक समुदाय, क्योंकि इससे पहले कि हम वहां पहुंच पाते, उच्च न्यायालय का आदेश आ गया और हमें इसे रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की घोषणा सुनने के बाद 15 तिवा परिवारों ने अपने घर खुद ही तोड़ दिए। स्क्रॉल ने यह भी पाया कि पेपर मिल के पास खदान के दूसरी ओर कुछ हिंदू परिवारों ने स्वेच्छा से अपने घर तोड़ दिए थे। इसके अलावा बस्ती में एक भी हिंदू घर नहीं तोड़ा गया। टिन के घर में रहने वाली 40 साल की रिंकू राय ने कहा, जैसे ही उन्होंने हमारे पड़ोसियों के घरों को तोड़ दिया, हम डर गए और खुद ही घर तोड़ दिए। हमारे साथ कोई नोटिस साझा नहीं किया गया था। मैंने किया है।
सुना है कि कुछ हिंदू परिवारों को मुआवजे के रूप में कुछ पैसे मिले हैं और उन्होंने जगह छोड़ दी है। 35 वर्षीय निवासी अंजू बोरा एक टिन की झोपड़ी में रहती है, जहां से अन्य मुस्लिमों के घर 200 मीटर से अधिक दूर नहीं है। हमें डर है कि हमें भी बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन स्थानीय नेताओं ने हमें आश्वस्त किया कि वे हमें नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें नोटिस नहीं दिया गया था। गांव की एक बुजुर्ग महिला अंजलि दास ने कहा कि बंगाल मूल के बेदखल किए गए कई मुसलमान 40 साल पहले बस्ती में आए थे। दास ने कहा, सरकार को उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कुछ और समय देना चाहिए था। ये गरीब लोग कहां जाएंगे? कोई विकल्प नहीं दिया गया। किसी के पास जमीन खरीदने की क्षमता नहीं है। कोर्ट का आदेश। 21 जून को कई सिलभंगा निवासियों ने बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विध्वंस की कार्रवाई से कुछ घंटे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया ने बेदखली पर रोक लगाते हुए रेलवे और राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने को कहा। अदालत ने मोरीगांव के डिप्टी कमिश्नर, मोरीगांव के पुलिस अधीक्षक, मायोग राजस्व सकल अधिकारी और जगीरोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ सरकारी वकील से अधिकारियों को अदालत के आदेशों को तुरंत बताने के लिए भी कहा। हालांकि कई निवासियों ने स्क्रॉल को बताया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी बेदखली जारी रही। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वकील अब्दुल रज्जाक बोयान ने स्क्रॉल को बताया, आदेश सुबह 10:30 बजे पारित किया गया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी वकील के फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। या रेलवे और राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकील, उन्होंने कहा। सिलभंगा के 48 वर्षीय निवासी और याचिकाकर्ताओं में से एक, निजामुद्दीन ने स्क्रॉल को बताया, मुझे दोपहर 12:37 बजे अदालत के आदेश की सॉफ्ट कॉपी मिली और मैंने इसे डिप्टी कमिश्नर को दिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह केवल इसे स्वीकार करेंगे, न्यायालय के हस्ताक्षर वाली हार्ड कॉपी। उद्दीन ने कहा कि उन्होंने अदालत के आदेश की घोषणा के बाद डिप्टी कमिश्नर को वकील और सरकारी वकील से बात करने के लिए मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उद्दीन ने कहा कि दोपहर 2 बजे के बाद हस्ताक्षरित अदालती आदेश उपलब्ध कराने के बाद ही बेदखली रोकी गई। डिप्टी कमिश्नर शर्मा ने भुया और शर्मा के खातों का विरोध नहीं किया। शर्मा ने कहा, वे मेरे पास आए और मुझे बताया कि उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है, लेकिन जब तक कोई हस्ताक्षरित आदेश नहीं होता, हम रुक नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित अदालती आदेश सौंपा, 1 मिनट के भीतर निष्कासन रोक दिया गया। निजामुद्दीन ने अफसोस जताया कि डिप्टी कमिश्नर ने उनकी दलीलें नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अगर डिप्टी ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई होती और अदालत के आदेश का पालन किया होता तो कई घर विध्वंस और विनाश से बच गए होते। शायद अगर हम गरीब नहीं होते तो उन्होंने विध्वंस की अनुमति नहीं दी होती। हालांकि शर्मा ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा, असम के इतिहास में पहले कभी भी हिंसा या विरोध के एक भी कृत्य के बिना 8000 लोगों को बेदखल नहीं किया गया था। उन्होंने स्क्रॉल को बताया, ये सरकार की उदारता के कारण था जिसने निवासियों को विध्वंस से पहले अपना सामान हटाने का समय दिया। लोकसभा नतीजों की सजा। लोकसभा के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। सभा के नतीजों में पार्टी नागांव संसदीय सीट हार गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के करीबी सहयोगी और जगीरोड विधानसभा के विधायक पीयूष हजारिका ने नागांव में प्रचार किया था और मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। नागांव निर्वाचन क्षेत्र में हार के बाद हजारिका ने मुसलमानों को मुफ्त चावल और विकास योजनाओं तक पहुंच मिलने के बावजूद वोट नहीं देने के लिए दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी आरोप लगाया कि मुसलमानों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ हुआ, जब उन्होंने मतदान किया तो विकास उनके एजेंडे में नहीं था। नगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने स्क्रॉल को बताया कि सरकार बदले की भावना से मुसलमानों को निशाना बना रही है क्योंकि उन समुदायों ने उन्हें वोट नहीं दिया है। बोरदोलोई ने कहा, धार्मिक उत्पीड़न का पैटर्न हर जगह समान है और यहां भी उभर रहा है। सिलभंगा मुस्लिम बस्ती का विध्वंस इसलिए किया गया क्योंकि प्रभावित लोगों ने स्पष्ट रूप से शासन को वोट नहीं दिया था। ये मुसलमानों के खिलाफ भाजपा के नफरत अभियान का हिस्सा था। सिलभंगा के निवासियों ने कहा कि उन्होंने कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं को ये कहते हुए सुना है कि उन्हें बेदखल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। उद्दीन ने कहा, हमने ये सुना है, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं क्योंकि भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ये सच नहीं है। कुछ मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। सभी तस्वीरें रकीबुज़्ज़मान द्वारा।
ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।